हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज अपनी करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और 18 अप्रैल के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स 2025 में होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। इसलिए दोस्तों करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर पता हैं। अन्यथा दोस्तों इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग सब एक दिन पीछे का हम लोग सब पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों आज 18 अप्रैल है और हम लोग 17 अप्रैल को क्या क्या पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग सब रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सब 18 अप्रैल के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 17 अप्रैल को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व आवाज़ दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि व्हेन इन द वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व एनुअली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों आगे है कि वर्चुअल दलित जो कि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025। तो किसे दिया गया था पी शिव कामी को दिया गया, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों आगे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और कौन सा संगठन मिलकर थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करेगी, ठीक है। तो ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विल कोलैबोरेट टू डेवलप थोरियम बेस्ड रिएक्टर, ठीक है। तो कौन था, तो रोस्टम था, ठीक है। रोस्टम एक जो संगठन था वो दोनों मिलकर इस चीज़ को क्या करा, उसको विकसित करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला देख सकते हैं, ठीक है, कि फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैग्नस जो कि कार्लसन ने इसे जीता था, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है कि हु हैज़ ऑन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैग्नस जो कार्लसन के नाम को यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष किससे नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो हु हैज बीन री अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस जो क्रिकेट कमेटी, ठीक है। तो वो देख सकते हैं इनका नाम किनका है, सौरभ गांगुली का, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं कि पीएम मोदी ने दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी आधारशिला किस राज्य में रखी है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इन विच स्टेट, ठीक है। तो कहाँ पर, तो हरियाणा राज्य में। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि खाम्टे सिम्पाडोने का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो खाम्टे सिम्पाडोने हैज पास्ड अवे। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आप देख सकते लाओ PDRA, ठीक है, जो देश के क्या राष्ट्रपति थे। उसके बाद दोस्तों बंगाली नव वर्ष को किस रूप में मनाया गया, ठीक है। तो बंगाली न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड, देख सकते पोइला बैसाखी के नाम से इसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों आगे देख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025 किससे चुना गया, ठीक है। तो हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025। तो श्रेयस अय्यर को इसे दिया गया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। हिमाचल जो कि दिवस कब मनाया जाता है, तो व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड। तो देख सकते हैं कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद देखेंगे, ठीक है, डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं, ठीक है। तो डेनियल नोबोवा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इक्वेडोर की जो है राष्ट्रपति नए चुने गए हैं, ठीक है। उसके बाद तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत में कितने मेडल जीते हैं। तो देख सकते हैं कि हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया ऑन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो 4 मेडल को जीते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि रैपिड एक रिवीजन यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद हम लोग सब आगे जो कि 18 तारीख के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस टीम ने पांचवी जो कि देख सकते हैं कि किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है। तो विच टीम हैज ऑन द 15 हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर एयर इंडिया है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बातें हो रही ठीक है 15वीं हॉकी इंडियन जो कि इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप की, तो यह पंजाब जीती है। कौन जीती है? तो पंजाब जीती है। यहाँ पर पंजाब के नाम को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से हम सब और इसमें देखते हैं। देखिए जैसे दोस्तों कि 15वीं हॉकी इंडिया या 15 लिखा दोस्तों, 15वीं हॉकी जो कि इंडिया की बातें हो रही है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि 5वीं बार कौन जीती है? तो इसे पंजाब ने जीती है खिताब को। ठीक है, आप देखिए पंजाब ने इसको जीती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर उप विजेता की बात करें हम तो मध्य प्रदेश है, और तीसरी अगर कोई स्थान रहा है तो किसका? उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, भारत के जो कि 52वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ठीक है, तो वो विल बी द 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो कौन बने हैं, तो आप इसके बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ही है कि जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ या जस्टिस बी नागरत्ना। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बात करें हम तो भारत के जो कि 52वें नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका नाम है, क्या नाम है? तो BR जो कि गवई है, जो कि भारत के जो है 52वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका नाम को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो भी वर्तमान में हैं ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के अधिकारित्व को सिफारिश की है। ठीक है, तो इनके बाद जो है संजीव खन्ना के बाद जो है BR जो गवई की जो मुख्य जो कि चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। ठीक है, उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय जो कि कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। ठीक है, तो इस ध्यान रखेंगे। और जस्टिस जो कि भूषण राम कृष्ण गवई के भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाना तय हो गया। ठीक है, यानी इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें और कुछ बातें कही जा रही है उसको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि परंपरा है कि मौजूदा जो कि CGI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। ठीक है, तो इस सारे उनकी जो प्रक्रिया इन बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों एक लिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, कि इसके बाद कौन कौन जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत के अगले जो कि 5 ऐसे मुख्य न्यायाधीश नेक्स्ट जो आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो होने वाले हैं, तो उनका एक आपको क्रम दिया गया है, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों 53वें नंबर की बात करें जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो बनेंगे, और इनकी अगर देखा जाए तो 24 नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2027 तक ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 54वें अगर न्यायमूर्ति की बात करें हम तो विक्रमनाथ है, जो कि 7 फरवरी से 2027 से लेकर 23 सितंबर 2027 तक ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 55वें की बात करें हम तो जो कि न्यायमूर्ति BV नागरत्ना है, जो कि 24 सितंबर 2027 लेकर 29 अक्टूबर 2027 यानी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों और बातें हो रही है। 56वें अगर न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा, जो कि 30 अक्टूबर 2027 लेकर 30 मई 2028 तक ये रहेंगी। उसके बाद है कि 97 की बात करें हम न्यायमूर्ति के तो JB पाद्रीवाला हैं, जो कि 3 मई 2028 लेकर 31 अगस्त 2030 तक एक न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो आगे हम लोग सब और देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पहले स्थान पर कौन सा राज्य बना? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 विच स्टेट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है
कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2025 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बातें हो रही है 2025 में पहले स्थान पर अगर किसी का राज्य का नाम आया है तो आप देख सकते हैं कर्नाटक के नाम है। किसको? कर्नाटक। यहाँ पर आप रख सकते हैं ध्यान में नाम को, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग सब और की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि 2025 को टाटा ट्रस्ट की CHRIAKSH और विधि सेंटर और TIS प्रेस आदि के सहयोग से इसे जारी किया गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। और इस रिपोर्ट में देख सकते हैं दोस्तों, इस मुख्य बिंदु है कि पॉइंट दिया गया है कि कर्नाटक को समग्र रूप में प्रथम स्थान मिला है, जो कि स्कोर की बात करें हम तो 6.78 बाई कितना है 10 इनका जो स्कोर मिला है। और दोस्तों बताया गया है कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी सभी राज्यों से अधिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बिहार वाले खासकर जो कि एग्जाम्स होने वाले हैं इन सब बहुत सारे। देखिए दोस्तों, और बातें कही गई है, ठीक है। देख सकते हैं कि अब जो है 86 से अधिक जिलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, इसी बिंदु में रिपोर्ट बताया गया है। और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा को पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये भी आपको देख सकते हैं एक रिपोर्ट बताया जा रहा है, ठीक है। और 17% पुलिस स्टेशनों में CCTV भी नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट में सारा बातें बताई जा रही है। और 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में यानी कि 21,285 न्यायाधीश है। तो आप देख सकते हैं कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए, ठीक है, यानी भारत में कितना है तो मात्र 21,285 जो कि न्यायाधीश है, ठीक है। जबकि काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं बिलियन में हमारी जनसंख्या है और यहाँ न्यायाधीशों की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे मुख्य बिंदु को आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जो कि भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए जो है एक भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया, तो किस सरकार के द्वारा किया गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है या फिर तेलंगाना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम तेलंगाना सरकार की, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है एक भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू पोर्टल लॉन्च को क्या किया, यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो की पॉइंट के माध्यम से और देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ बातें और कि तेलंगाना सरकार ने भूमि जो रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल्स को लॉन्च किया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करता है, ठीक है, और जिसका आप देख सकते हैं कि उपयोग संपत्ति कर उद्देश्यों के लिए सही मालिकों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो वो देख रहे हैं उस चीज़ ऐप के जो बारे में बताया जा रहा है। म्यूटेशन के बिना स्वामित्व जो कि सरकारी रिकॉर्ड में पिछले मालिक के नाम पर रहता है, जिससे भविष्य में विवाद की जटिलताएं पैदा होती हैं। तो वही आप इस पोर्टल की क्या खूबी है उसके बारे में बताया जा रहा है और इस चीज़ को आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि देश की पहली ATM वाली ट्रेन कौन बनी है, ठीक है, यानी कि विच ट्रेन हैज बिकम द कंट्री फर्स्ट ATM, ठीक है। तो आप बताया जा रहा है कि देश की पहली ATM वाली ट्रेन कौन बनी है। ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या फिर पंचवटी एक्सप्रेस। तो आप ये आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि देश की पहली ATM वाली ट्रेन कौन बनी है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम पंचवटी एक्सप्रेस की, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पंचवटी एक्सप्रेस है, ठीक है। ये जो है ट्रेन जो है देश की पहली ATM वाली ट्रेन बन गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो की पॉइंट के माध्यम से और इसमें देखते हैं हम लोग सब। देखिए मुंबई और मनमाड़ के बीच में चलने वाली जो कि पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें कि ATM मशीन लगाई गई है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इस सुविधा के लिए
इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत इससे किया गया। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे एग्जाम भी रेलवे का होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम्स के व्यू से आपको इन सारे रेलवे से संबंधित जो भी आपको करंट अफेयर मिलते हैं आप उसको अच्छी तरह से आप उसको याद कर लें। ठीक है, तो देखिए आगे दोस्तों, अब यात्री ट्रेन में सफ़र करते हुए भी कैश निकाल सकेंगे। देखिए कितनी अच्छी सरकार सुविधा दे रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, आप उनको भी देख लेंगे कि भारत में पहली अगर ट्रेन की बात करें हम तो 16 अप्रैल 1853 की अगर बात करें हम तो बॉम्बे मुंबई के बोरी बंदर के बीच में जो कि ठाणे तक जो चली थी। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में पहली अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की बात करें हम तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से लेकर कहाँ तक कुर्ला हार्बर के बीच में चलाई गए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें और लिखी गई बातें आप देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत की पहली अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करें हम तो 15 फरवरी 2019 के दिल्ली से वाराणसी के बीच में से चलाया गया था। ठीक है, भारत मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से हुई थी। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसमें लिखी गई बातें हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 2024 में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल जो कि अहमदाबाद और भुज के बीच में इसको चलाया गया। ठीक है, बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्ट इसमें मैंने एक साथ बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो इन सारे को आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेल से संबंधित हैं और इस बार रेल का भी एग्जाम्स होने वाले हैं रेलवे का। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में जो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन? तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन दोस्तों विजेंद्र गुप्ता हैं, या दिनेश माहेश्वरी हैं, या फिर ज्ञानेश कुमार हैं, या फिर ज्ञानेश प्रताप सिंह है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि हाल ही में जो कौन बने हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हम करें हम तो दिनेश अगर माहेश्वरी की बात करें हम तो दिनेश माहेश्वरी को जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे दिनेश माहेश्वरी को 23वें जो कि विधि आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है, बने हैं। और विधि आयोग एक क्या है? तो गैर जो कि संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया। ठीक है, चलिए, तो यह कानूनी सुधारों को शोध करता है और देख सकते हैं, और सरकार को कानूनी सुधारों पर सलाह भी देता है। कौन? विधि आयोग। ठीक है, तो आप इतना विधि आयोग के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन जो कि परमानेंट लोक अदालत आप देख सकते हैं सर्विस। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरला है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन अस्थाई जो कि लोक अदालत की बातें की जा रही है, तो इससे केरला जो कि राज्य के द्वारा इसे पहला राज्य बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर केरल का आप याद रखिएगा नाम को। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, केरल जो कि ऑनलाइन अस्थाई अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यह पहल केवल राज्य कानूनी सेवा जो कि प्राधिकरण ने की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विशेष रूप से वंचित और दूरस्थ समुदायों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाना इसका मूल क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका लक्ष्य है कि राज्य के हर कोने तक डिजिटल न्याय के लाभों का विस्तार करना। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से जो कि न्यायालय भी अपनी तरीक़ा से जो वो चाह रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं वंचित है जो सही तरीक़ा से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार भी चाह रही है कि उनको भी जो है सही तरीक़ा से जो है न्याय मिल सके। ठीक है, और सरकार इसके लिए लगातार जो है काम कर रही है। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में स्कोच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हाल ही में स्कोच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्कोच अवार्ड, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या फिर कर्नाटक है, या फिर गुजरात है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि हाल ही में स्कोच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है कि देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है और गुजरात है। तो आप ये आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रेट के विच स्टेट है रिसेंटली हैज बीन अवॉर्डेड द स्कोच अवार्ड। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य को जो है यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखें उत्तर प्रदेश का नाम। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि अगर देखें उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई के द्वारा विकसित जांच अभियोजन एवं दोष सिद्धि पोर्टल स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देख सकते दोस्तों, स्कोच पुरस्कार क्या होता है। आप देख सकते हैं कि यह भारत के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो शासन में वित्त, प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इन सारे बातों को याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें हम तो इसका और अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें, जो प्रमुख उद्देश्य है, तो भारत में सुशासन, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन, सामाजिक नवाचार और नीति का क्रियान्वयन को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है, ठीक है। तो इन सारे बातों को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में कुंभ वर्ष के दौरान देखा जाए तो 31 जनवरी को ग्रीन जो कि महाकुंभ का आयोजन किया गया। देखेंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस देखा जाए तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री की बात करें योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लखनऊ विकास जो कि प्राधिकरण की अनंत नगर का शुभारंभ भी किए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यूपी से संबंधित एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की पहली जो कि डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया, ठीक है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान रखेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स को आप प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसके लिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। आइए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो कि 15वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, ठीक है। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया द 15th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृषि मंत्रियों की एक सम्मेलन हो रही है, ठीक है। तो इससे बताया जा रहा है कि भारत की ओर से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जो वहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि ललन सिंह है, चिराग पासवान है, गिरिराज सिंह या फिर शिवराज सिंह चौहान है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम शिवराज सिंह चौहान की, ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि आप देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील में जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है, ठीक है, तो भारत की ओर से इन्होंने हिस्सा लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाम याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि केंद्रीय मंत्री अगर बात करें हम तो शिवराज सिंह चौहान ने 17 अप्रैल को ब्राज़ील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग लेंगे, ठीक है। और दोस्तों बैठक में देख सकते हैं आप कि ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है, सऊदी अरब है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, ये सब कृषि मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है, इन सारे देशों, क्योंकि ब्रिक्स में जो भी देश हैं वो सारे देश के जो मंत्री हैं इस जगह पर शामिल हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों और इसमें बातें देखेंगे और क्या लिखे गए हैं। देखिए इसकी अगर विषय की बात करें दोस्तों तो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका मेन विषय है। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कि इसका स्थापना की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहला अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें हम तो 16 जून 2019 को 9 को रूस के येकातेरिनबर्ग में जो कि इससे किया गया था, ठीक है। और ब्रिक्स का अगर मुख्यालय की बात करें हम तो शंघाई चीन में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको ब्रिक्स के सभी देशों का नाम को याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर ब्रिक्स के अगर 10 सदस्यों की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है,
इथियोपिया है, ईरान है और इंडोनेशिया है और यूएई है। तो इन सारे जो सदस्य देश है, जो 10 जो मेंबर हैं, आप 10 को अच्छी तरीक़ा से आप याद कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 16वीं जो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें हम तो अक्टूबर 2024 में कहाँ पर, रूस के जो कि एक कजान शहर जगह था वहाँ पर किया गया था, ठीक है। और 2025 की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स के नेताओं की 17वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील में करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए पर 11वें नंबर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बातें हो रही केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आप देख सकते हैं कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो आप बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच, ठीक है, जो उनकी समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और उसके अध्यक्ष कौन है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही तो आप देख सकते हैं कि कुरियन जोसेफ की अगर बात करें हम तो इन्हें जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है, एक कमेटी के अध्यक्ष इनको बनाया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बातें हो रही यहाँ पर थोड़ा और देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद के कारण उत्पन्न विवादों के बाद केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक समिति को यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसमें और कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट समिति हैं, जो कि आयोग हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इनकी डेट को ध्यान में रखना है, ठीक है। में इम्पोर्टेंट वही होता है कि एम.सी. अगस्ती तलवार समिति की बात करें हम तो इसकी आप देख सकते हैं कि 1966 में एक समिति बनाई गई थी। और उसके बाद राज्य मन्नार समिति की बात करें हम तो एक समिति 1969 बनाई गई थी। और सरकारियाँ अगर आयोग की बात करें हम तो 1983 में यानी कि 1983 में बनाया गया था। और एम पुंची आयोग की बात करें हम तो 2007 यानी कि 2007 में इस कमेटी को बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की बात करें हम तो इसे 2000 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इन सारे आपको समिति को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि निर्मला जैन का निधन हो गया, वह कौन थी, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करें कि निर्मला जैन हैज पास्ट अवे और हु वाज सी, वह कौन थी, ठीक है। तो आप बताएंगे, ठीक है, कि निर्मला जैन का निधन हो गया वह कौन थी। तो ऑप्शन है कि अभिनेत्री थी, अर्थशास्त्री थी, या नाटककार थी, या फिर लेखिका थी, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम निर्मला जैन की तो यह एक प्रख्यात क्या थी, लेखिका थी। क्या थी, एक प्रख्यात जो लेखिका थी। तो आप ये इनका नाम आप लेखिका के साथ इसको रिलेट करके आप याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि हिंदी लेखिका जो कि और आलोचक निर्मला जैन का निधन जो कि हो गया, ठीक है। उनकी उम्र कितना था तो 93 वर्ष की थी, ठीक है। दिल्ली शहर दर शहर जो स्मरण की बात करें और जमाने में हम आत्मकथा जैसे यादगार कृतियों के लिए इन्हें जो कि अपार ख्याति मिली थी, ठीक है दोस्तों। इनकी एक ख्याति थी, इनके द्वारा जो लिखी गई थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि उन्हें अकादमी के साहित्यकार सम्मान और शहीद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि 12 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की प्रयास कीजिए। और तो चलिए दोस्तों, अगले दिन फिर हम लोग एक नई करंट अफेयर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।